Good morning, students. Welcome to class 11th, Microeconomics. We are doing chapter number 5, Production Function. प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हैं बेटा हम चैप्टर नंबर 5। प्रीवियस क्लासेस में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और मोस्ट ऑफ द चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड इन आवर लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर भी लिया था और इस चैप्टर का मेन टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, व्हाट वाज दैट? द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा क्या होता है, शेड्यूल बनाया, टीपी और एमपी का कर्व बनाया और रिलेशनशिप पढ़ी, द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। Then next we have done the relationship between AP and MP. MP और AP की भी रिलेशनशिप बेटा हमने पढ़ी थी, एक शेड्यूल बनाया था जिससे हमने उसकी हेल्प से AP और MP का कर्व बनाया। एंड देन we have studied the relationship between AP and MP, average product and marginal product. Now today we are started our class by drawing the curve of TP and MP and AP and MP विदाउट शेड्यूल। बेटा अगर विदाउट शेड्यूल हम बनाना चाहें, शेड्यूल से तो हमें आता है बनाना कि हम लेबलिंग करके बना सकते हैं, लेबल कर लेते हैं और बना देते हैं शेड्यूल की हेल्प से। बट इफ यू वांट टू ड्रॉ द कर्व और टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो विदाउट शेड्यूल, तो व्हाट वी हैव टू डू, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले बेटा स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी और एमपी की रिलेशनशिप देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर आप मार्क करोगे units of variable factors और y एक्सिस पर बेटा आप मार्क करोगे टीपी, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। शेड्यूल की हेल्प से हमें पता है, बट विदाउट शेड्यूल कैसे बनाएंगे? हमें पता है कैसे, कहां से शुरू होता है। एमपी पहले बढ़ता है एंड देन फॉल होता है, कुछ इस तरह से शेप आती है एमपी की। That is the maximum point of MP. It is the starting point of MP. It is that point where MP is equals to 0. X एक्सिस से इंटरसेक्ट होता हुआ जब MP कर्व जाता है तो इसका मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां पर MP 0 होता है, और इस पॉइंट पर हमें ये पता है कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा बेटा ऊपर की तरफ, जिससे मुझे पता रहे कि इस लेवल पर मुझे टोटल प्रोडक्ट को मैक्सिमम शो करना है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होगा, टीपी का भी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होगा, बट जो जहां पर टीपी एमपी मैक्सिमम होता है इसका मतलब हमें ये पता है वहां तक टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। तो एक लाइन मैं यहां तक ड्रॉ भी कर लूंगा। अब जब हम बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे एमपी कर्व की हेल्प से, स्टार्टिंग पॉइंट से एमपी कर्व के, तो पहले हमें इन्वर्ट बेंट की तरफ लेकर जाना है, ये कुछ इस तरह से, देन कुछ मैक्सिमम ये वाला पॉइंट और नीचे फिर फॉल डाउन कर दो, डेट इज टीपी। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व कुछ ऐसे बनेगा। ये आपकी बेटा फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, पहले भी बताया था। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकंड स्टेज में हमारे पास आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और थर्ड स्टेज में बेटा हमारे पास आते हैं नेगेटिव रिटर्न। रिटर्न की एमपी की बात कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं यहां से रिलेशनशिप देख सकते हैं। क्या रिलेशनशिप बन रही है? टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी इंक्रीजेज। जब एमपी इंक्रीज होगा तो टीपी भी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट व्हेन एमपी डिक्रीजेज बट रिमेन्स पॉजिटिव। टीपी इंक्रीज होगा प्योर डिमिनिशिंग रेट से कब? जब एमपी डिक्रीज होगा बट पॉजिटिव रहेगा। टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम, टीपी अपने मैक्सिमम पर होगा व्हेन एमपी इज 0, दैट इज द पॉइंट। टीपी स्टार्ट फॉलिंग व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, और टीपी फॉल होना शुरू कर देगा जब एमपी नेगेटिव होगा। तो यहाँ बेटा हमने बना लिया अपना द कर्व बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी और एमपी का कर्व बनाया विदाउट द शेड्यूल, शेड्यूल के बिना। तो शेड्यूल के बिना भी बता सकते हैं, हमें पता होना चाहिए जिस लेवल पर एमपी 0 होता है वहां पर टीपी मैक्सिमम होता है, तो एक लाइन ऊपर ले जाएंगे। जिस लेवल पर एमपी मैक्सिमम होता है वहां तक टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो एक पॉइंट हम वहां तक ले जाएंगे, छोटा सा पॉइंट, और फिर ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे पास टीपी कर्व ड्रॉ हो जाएगा।
Now, next we are going to draw the relationship between AP and MP. AP और MP के बीच की relationship देखें बेटा, तो we have to draw the curve of AP and MP. X axis, Y axis, origin. X axis पर आप again mark करोगे units of variable factors. Y axis पर आप mark करोगे AP, average product and marginal product. मार्जिनल प्रोडक्ट हमें बनाना आता है, अभी बनाया था, कुछ इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट बनता है एमपी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। देन एवरेज प्रोडक्ट भी यहीं से स्टार्टअप होगा और कुछ इस तरह से बनता है एवरेज प्रोडक्ट। अगर बेटा रिलेशनशिप देखें एपी और एमपी की, MP increases या MP rises, AP also rises. MP बढ़ेगा, AP भी बढ़ेगा, but MP is greater than AP. तो फर्स्ट में होगा जब दोनों राइज होंगे तो MP राइज ग्रेटर देन AP, MP बड़ा होगा AP से। MP falls, AP also falls. MP fall होगा, AP भी fall होगा, बट अब AP is greater than MP. एवरेज प्रोडक्ट बड़ा होगा MP से। थर्ड, AP is equals to MP. एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होंगे दोनों एक दूसरे के कब? When AP is at its maximum. जब AP यानी एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, तो AP is equals to MP when AP is at its maximum. जब AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, तो that is the relationship between AP and MP that we have drawn by drawing the curves of AP and MP without the help of schedule. शेड्यूल के बिना भी बेटा हम AP और MP का कर्व बना सकते हैं और उसकी हेल्प से रिलेशनशिप ड्रॉ आउट कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कर्व की शेप क्या होती है और कैसे कर्व हमारा बनता है। तो इट इज द कर्व ऑफ AP एंड MP। Now, students, we have learned that the relationship between TP and MP, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की बेटा हमने रिलेशनशिप तो देख ली है। उसमें हमने क्या देखा कि टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट फिर इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज या डिमिनिशेस। दैट इज सेकंड स्टेज। And the third stage is total product starts falling when marginal product becomes negative. टोटल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम रीजंस बता रहे हैं टोटल प्रोडक्ट कैसे कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है विद द कोरिलेशन विद द मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे वो मार्जिनल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे पहले इंक्रीज होता है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट फिर डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव रहता है, और फाइनली मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो व्हाट आर द रीजंस? क्या रीजंस है इसके पीछे? जब हम कह रहे हैं स्टेज 1 हमारी इंक्रीजिंग स्टेज होती है जहां पर हमारे पास रिटर्न्स इंक्रीज होते हुए आते हैं। सेकंड स्टेज हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती है जहां पर हमें रिटर्न्स डिमिनिश होते हुए मिलते हैं, और थर्ड स्टेज हमारी नेगेटिव रिटर्न्स होती है जहां पर हमें रिटर्न्स नेगेटिव मिलते हैं। तो क्या रीजंस होते हैं बेटा इसके पीछे जिसकी वजह से हमें इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं? मीन्स जो हमारा एडिशनल प्रोडक्ट है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले इंक्रीज क्यों होता है, फिर डिक्रीज क्यों होता है और बाद में वो नेगेटिव क्यों हो जाता है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। देखते हैं बेटा फर्स्ट फेज और स्टेज 1। कौन सी स्टेज हमारी? इंक्रीजिंग वाली। व्हेन MP इंक्रीजेस, जब MP इंक्रीज होता है तो क्यों होता है ऐसा कि सबसे पहले MP इंक्रीज होता है? फर्स्ट इज better utilization of fixed factors. Our first point is better utilization of fixed factors. हमारे fixed factors better utilize होने शुरू हो जाते हैं कैसे? In the initial stages, जब हम शुरुआती तौर की बात करें तो initial stages पर the fixed factors remains idle. Fixed factor हमारे idle रहते हैं, means they are not being properly utilized. वो हमारे properly utilize नहीं होते। As long as या as much as marginal product increases or when new variable unit joins with the fixed factor, और जैसे जैसे धीरे धीरे
वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट ज्वाइन होनी शुरू हो जाती हैं फिक्स फैक्टर्स के साथ, तो हमारा फिक्स फैक्टर बेटर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। कैसे? सपोज इफ यू आर हैविंग अ बस, अगर हमारे पास एक बस है, बस बेटा हमारी फिक्स फैक्टर में जो सीट्स है वो हमारी फिक्स है। सपोज 2 या 3 पैसेंजर ही बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या बस 2 या 3 सीट लेकर जा रही होगी? नहीं, नॉट पॉसिबल। द बस इज रनिंग विद अलॉन्ग ऑल द सीट, बस पूरी सीट के साथ चल रही है। जैसे जैसे उसके अंदर पैसेंजर्स आते जाएंगे तो सीट्स धीरे धीरे फिलअप होती जाएंगी। मीन्स जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल यूनिट जुड़ती जाएगी, फिक्स फैक्टर उतना अच्छे से यूटिलाइज होता जाएगा इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि फिक्स फैक्टर अभी तक प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा था। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर गोइंग टू हैपन। जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो फर्स्ट रीजन हमारा यही है, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स हमारे प्रॉपर्ली बेटरली यूटिलाइज होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड, efficient utilization of variable factors। वेरिएबल फैक्टर्स भी हमारे एफिशिएंटली यूटिलाइज होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक वेरिएबल फैक्टर्स हमारे पास कम थे, और जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स के साथ जुड़ते जाते हैं तो द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर की भी एफिशिएंसी बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सपोज हमारे पास एक फैक्ट्री में बेटा वर्कर काम कर रहे हैं, एक ही वर्कर काम कर रहा है अभी, क्योंकि हमारे पास अभी आउटपुट ज्यादा नहीं है, हमारे पास आउटपुट का ऑर्डर इतना ज्यादा नहीं है। फिक्स फैक्टर्स तो हमारे सारे यूज हो रहे होंगे उतने ही, बट वो आइडल होंगे। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा हमारे वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे। अभी एक ही लेबर था, सारा का सारा वर्क वही लेबर कर रहा होगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा हम अपनी लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, दैट मीन्स हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जाएगा इसका मतलब वर्क डिवाइड होता जाएगा, द डिवीजन ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी हैपन। हम वर्क को डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट वेरिएबल फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। वर्क डिवाइड होता जाएगा, एक सिंगल टास्क एक ही पर्सन परफॉर्म करेगा तो उस वर्क में एफिशिएंसी आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल बेटा, जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स हैं। तो हर एक टीचर जब अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बार बार, अगेन एंड अगेन वो एक चीज को बार बार पढ़ाते हैं, रिपीट करते हैं, तो दे बिकम मोर एफिशिएंट इन देयर ओन सब्जेक्ट। वो अपने सब्जेक्ट में धीरे धीरे एफिशिएंट होते चले जाते हैं, पहले से बेहतर होते चले जाते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग अ सिमिलर वर्क अगेन एंड अगेन। बार बार वो एक ही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एफिशिएंट होते चले जाते हैं। थर्ड है हमारे पास बेटा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। फैक्टर्स के बीच में बेटा कोऑर्डिनेशन भी कैसी रहेगी? बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। जब हमारे फिक्स फैक्टर बेटर यूटिलाइज होने शुरू हो जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर का यूटिलाइजेशन भी एफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा, तो दोनों के बीच में फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनेगी वो भी कैसी होगी? बेटर इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास रिटर्न्स कैसे आएंगे बेटा? इंक्रीज रिटर्न्स आएंगे। तो दीज आर द थ्री रीजंस व्हिच टेल्स अस अबाउट हाउ या व्हेन एमपी इंक्रीजेस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर गोइंग टू स्टार्टेड। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं? तो ये तीन रीजंस है जो हमें बताते हैं, क्योंकि फिक्स फैक्टर हमारा बेटर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस में फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं था, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर जुड़ता जाता है फिक्स फैक्टर के साथ, तो फिक्स फैक्टर्स हमारे स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वेरिएबल फैक्टर के लिए डिवीजन और वर्क पॉसिबल हो जाता है और वो एफिशिएंट हो जाते हैं अपने खुद के काम में। जब दोनों का यूटिलाइजेशन बेटर और एफिशिएंट हो जाता है तो दोनों की कोऑर्डिनेशन भी बेटा कैसी होगी? बेटर कोऑर्डिनेशन होगी, और कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो दीज आर द रीजंस व्हिच कॉजेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं? तो ये रीजंस हैं जो हमें बताते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के पीछे फैक्टर्स क्या हैं। Next we have second stage, that is diminishing stage.
सेकंड स्टेज बेटा हमारे पास डिमिनिशिंग स्टेज है, जहां पर एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है। बट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है, वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एमपी डिक्रीज होता है, एमपी डिमिनिश होता है। तो व्हाट आर द रीजंस व्हाई एमपी डिक्रीजेस? अभी तक तो एमपी इंक्रीज हो रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था। अब क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है? फर्स्ट वन इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स का ओवर यूटिलाइजेशन, फर्स्ट स्टेज में हमने कहा था फिक्स फैक्टर्स हमारे प्रॉपर बेटर यूटिलाइज होने शुरू हो गए थे। अब फिक्स फैक्टर्स आर ओवर यूटिलाइजिंग। जैसे जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट वाले फैक्टर में बेटा कि हमारे पास एक बस है, बस के अंदर अभी 2-3 स्टूडेंट जा रहे हैं, पैसेंजर जा रहे थे, बाकी बस की सीट्स रिमेन थी, आइडल थी। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ते गए, पैसेंजर्स बढ़ते गए, बस की सीट्स फिलअप होने लगी। स्टेज ऐसी भी आती है जहां पर स्टूडेंट्स एडजस्ट होकर बैठते हैं बस में, पैसेंजर्स एडजस्ट होकर बैठते हैं। 2 वाली सीट पर 3 एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर जब धीरे धीरे ओवर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, मतलब अपने एक पॉइंट के बाद जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके बाद भी अगर हम उन्हें यूटिलाइज करना शुरू करें तो जो हमारे एडिशनल रिटर्न्स है वो डिमिनिश होते चले जाएंगे। जब हमारी फिक्स बस जो है बेटा हमारी जब ओवर क्राउड हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, इसके अंदर पैसेंजर्स बढ़ जाएंगे, तो जो उसकी स्पीड है बस की वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बिटवीन द पैसेंजर्स के बीच में। तो जिसकी वजह से हमारे पास एडिशनल रिटर्न्स कैसे आते हैं, कम आते हैं। सेकंड, imperfect substitutes of factors। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है? हम बेटा वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाए जा रहे हैं, हम पैसेंजर्स की यूनिट को बढ़ाए जा रहे हैं विदाउट इंक्रीजिंग द फिक्स्ड फैक्टर दैट इज द सीट्स ऑफ द बस। हमने एग्जांपल जो लिया था उसमें बस की सीट थी, बस थी और पैसेंजर्स थे या स्टूडेंट थे। हमारे स्टूडेंट्स और पैसेंजर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, क्या बस की सीट्स बढ़ रही हैं? नहीं बढ़ रही। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर गोइंग टू कंबाइन विद द कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर्स। कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर्स के प्लेस पर हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं। तो फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। दोनों सब्स्टिट्यूट्स एक दूसरे के नहीं है। फिक्स्ड फैक्टर्स अलग हैं, वेरिएबल फैक्टर्स अलग हैं, दोनों को चेंज होने की जरूरत पड़ती है। हम ये मानकर चल रहे थे कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जाएगा, वो फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइंड होता जाएगा तो उस फिक्स्ड फैक्टर को भी कवर अप कर लेगा। रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, because fixed factors are not a substitute of variable factors। fixed factor variable factors के substitute नहीं है, दोनों factors एक दूसरे के substitute नहीं है, दोनों एक दूसरे की place पर use नहीं हो सकते। beyond a time variable factor तो हमारे change हो ही रहे हैं, but beyond a time period के बाद fixed factors को भी change करने की हमें जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था कि टाइम के बाद फिक्स फैक्टर को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। वो टाइम पीरियड लॉन्ग रन का होता है जहां पर हम उसे चेंज करते हैं, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड के बाद फिक्स फैक्टर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। फिक्स फैक्टर को भी चेंज होने की जरूरत होती है। थर्ड, पुअर कोऑर्डिनेशन। बेटा अगर फर्स्ट स्टेज देखें तो वहां पे फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन था, वेरिएबल फैक्टर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन था, तो कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। यहाँ पर फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो गए, क्राउडेड हो गए, दोनों फैक्टर्स के बीच में क्योस होना शुरू हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक दूसरे के बीच में कंफ्यूजन होना शुरू हो गया, मिसमैच होने शुरू हो गए, तो कोऑर्डिनेशन भी बेटा कैसी हो गई? पुअर कोऑर्डिनेशन। दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो गई, जिसकी वजह से रिटर्न्स कैसे हो गए? डिमिनिशिंग। मतलब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होना शुरू हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो गया, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो कम होना शुरू हो गया। दूसरी चीज बेटा सेकंड स्टेज है, डिमिनिशिंग स्टेज है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जा रहा है, यानी 2 3 3 2 1 0, बट अभी पॉजिटिव है, तो एक अच्छा प्रोड्यूसर इसी स्टेज के अंदर ऑपरेट होने की कोशिश करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच स्टेज अ रैशनल प्रोड्यूसर मस्ट बी देयर। एक रैशनल प्रोड्यूसर को, एक अच्छे प्रोड्यूसर को कौन सी स्टेज में होना चाहिए? तो आप कहेंगे सेकंड स्टेज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश तो हो रहा है बट अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चल रहा है,
और टोटल प्रोडक्ट इस स्टेज में मैक्सिमम पहुंच जाता है। सब जो हमारा टोटल आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन है, वो इसी स्टेज में मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए एक अच्छे प्रोड्यूसर को इसी स्टेज के अंदर होना चाहिए। तो a rational producer must aim to operate in the second stage। एक अच्छा प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में ऑपरेट होने की कोशिश करता है। अब थर्ड स्टेज इज नेगेटिव रिटर्न्स। बेटा थर्ड स्टेज है हमारे पास नेगेटिव रिटर्न्स, ऑलरेडी हम जानते हैं, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड नेगेटिविटी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट? ऐसा क्यों होता है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो अब एडिशनल आउटपुट कम हो गया, कम होते होते अब नुकसान होना शुरू हो गया, अब नेगेटिव जा रहा है, अब हो ही नहीं रहा एडिशनल आउटपुट जनरेट। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट इज फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। हमारे फिक्स फैक्टर्स कैसे रह गए थे? फिक्स थे। डिमिनिशिंग स्टेज में हमने पढ़ा था क्या? ओवरक्राउडिंग, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। तो यही फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। जब हमने देख लिया फिक्स फैक्टर हमारे ओवरक्राउड होने शुरू हो गए हैं, ओवर यूटिलाइज होने शुरू हो गए हैं, तो नाउ इट इज द टाइम व्हेन वी हैव टू चेंज अवर फिक्स फैक्टर। ये वो टाइम था जहां पर हमें अपने फिक्स फैक्टर को चेंज करना चाहिए था, क्योंकि अब वो वेरिएबल फैक्टर के साथ मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूजन होना शुरू हो गया है, मिसमैच होने शुरू हो गए हैं फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर को चेंज करने की जरूरत है। बट नो, हमने फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं किया, हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को बढ़ाए जा रहे हैं। तो फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, बिकॉज ऑफ द फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर हमारे फिक्स रहे, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप था किसका, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच का, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया और रिटर्न्स हमारे नेगेटिव होते चले गए। देन ओवरक्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स की ओवरक्राउडिंग, वेरिएबल फैक्टर्स भी हमारे ओवरक्राउड होते चले गए, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर बेटा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, फिक्स फैक्टर बढ़ नहीं रहे हैं, फिक्स फैक्टर को हमने चेंज नहीं करा, तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो गए? ओवरक्राउड हो गए। बस की सीट जो थी, एग्जांपल जो आपको दिया था, बस की जो सीट थी वो नहीं इंक्रीज हो रही है, स्टूडेंट और पैसेंजर्स उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इतने पैसेंजर्स उसके अंदर हो गए कि कोई बस के अंदर चढ़ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, मतलब बस पूरी ओवरक्राउडेड है, बहुत बुरी तरह से पैसेंजर्स उसके अंदर क्राउडेड हो चुके हैं। तो दैट इज ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स की ओवर क्राउडिंग हो गई है, वेरिएबल फैक्टर इतने ज्यादा क्राउडेड हो गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि रिटर्न जो है नेगेटिव आ गए, यानी बस के अंदर इतने ज्यादा पैसेंजर्स आ चुके हैं कि बस अब चल ही नहीं पा रही है। थर्ड इज पुअर फैक्टर रेशियो। जब बेटा हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, इसकी फर्स्ट स्टेज पढ़ी, तो वहां हमने कहा था बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बेटर थी। सेकंड स्टेज में हमने कहा था पुअर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पुअर यानी बेकार होनी शुरू हो गई थी। नाउ पुअर फैक्टर रेशियो, या जिसे हम कह सकते हैं डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो। फैक्टर्स का जो रेशियो है, दैट मींस फैक्टर्स की जो परसेंटेज है, जो प्रॉपर रेशियो फैक्टर था कि कितने फिक्स फैक्टर्स होने चाहिए और कितने वेरिएबल फैक्टर्स होने चाहिए, वो डिफेक्टिव हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव? बहुत बुरा, बेकार हो चुका है, बेकार है वो डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो, अच्छा रेशियो नहीं है, बहुत बुरा रेशियो हो गया। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर्स तो हमारे कांस्टेंट है, फिक्स फैक्टर्स तो हमारे फिक्स हो गए, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच का रेशियो बेकार होता चला गया और इतना ज्यादा बेकार हो गया कि वो डिफेक्टिव हो चुका है, बेकार हो चुका है बिल्कुल। तो दीज आर द रीजंस व्हिच कॉजेज नेगेटिव रिटर्न्स। ये वो रीजंस है बेटा जिसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब है जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है और जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट हमारा फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बस इससे एक क्वेश्चन हमें हमेशा मिलता है, जो भी आपको बताया था कि इन विच स्टेज अ प्रोड्यूसर एम्स टू ऑपरेट। एक कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर प्रोड्यूसर अपना ऑब्जेक्टिव रखता है कि इसे वहां उस स्टेज में होना चाहिए? तो योर आंसर इज सेकंड स्टेज। द प्रोड्यूसर मस्ट एम टू अटेन, अ रेशनल प्रोड्यूसर मस्ट एम टू ऑपरेट इन द सेकंड स्टेज। एक अच्छा प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज के अंदर आने की कोशिश करता है। क्यों करता है अच्छा प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज के अंदर आने की कोशिश? क्योंकि वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट अभी पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ एडिशन रिटर्न आ रहा है और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। अच्छा बेटा कहोगे सर फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं बढ़ता? फर्स्ट स्टेज में तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ आता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ आता है, बट टोटल प्रोडक्ट अभी मैक्सिमम नहीं पहुंचता इसलिए।
सेकेंड स्टेज में हमारे पास टोटल प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम पे होता है, सबसे ज्यादा टोटल प्रोडक्ट होता है, तो उस स्टेज के अंदर होना चाहिए, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो भी पॉजिटिव चल रहा है इस स्टेज के अंदर, इसलिए तो दीज आर द फैक्टर्स विच कॉजेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये बेटा हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, आज का लास्ट टॉपिक, और ये भी कह सकते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन। इस टॉपिक के खत्म होने पर ही हमारा चैप्टर नंबर 5 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है प्रोडक्शन फंक्शन का। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।